का हमारा आर्टिकल एटॉमिक स्पेक्ट्रा। 19 में बड़ा कंप्लीट हो गया ना बेटा सब बच्चे? 19 में कोई क्वेश्चन वगैरह कोई? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब पढ़ने जाते हैं तो स्पेक्ट्रा और देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है इमिशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पहले कोई चीज एब्जॉर्ब होती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस वहां पे चीजें इमिट होना शुरू होती हैं। तो जब इमिशन होता है तो हमारे पास फिर स्पेक्ट्रा बनता है, स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है। तो हमारे पास सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा का सोर्स क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रम हम कहते हैं, डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं इसका। आपने कहा आपने कहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बैंड स्पेक्ट्रम का मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। और हमारे पास आता है डिस्क्रीट का आता है एटॉमिक, जो हमें पढ़ना है। ठीक है। चलिए बेटा पहले एक हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं कि ये किस तरह सिस्टमैटिक वे में काम करता है। ओके बेटा, ये मैं थोड़ा सा एटॉमिक स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ, यहाँ पे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बना रहे हैं। ठीक है बेटा। अब होता क्या है कि हमारे पास सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पढ़ना है सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऑर्बिट में, है ना बेटा? तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वट एवर द प्रोसेस जो भी हो, उस किसी भी प्रोसेस के जरिए बाय फोटोन आप स्ट्राइक करवा दे, आपने एनर्जी गेन करवा के इसको हायर एनर्जी स्टेट में ले जाना है। ये यहाँ पे चले गए। ठीक है। अब क्या होगा जब ये डी एक्साइट होगा तो इन मल्टीपल स्टेप्स में डी एक्साइट होगा। लॉन्ग जंप भी हो सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेट जंप भी हो सकता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाए, न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा बस। और जब ईच जंप जो कॉरेस्पॉन्ड होगा वो सर्टेन वेवलेंथ होगा जो हमारे पास एक डिस्क्रीट लाइन में मिलेगा। यहां पे जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, तो ये तीनों इमिशन स्पेक्ट्रम है। ये जब देख रहे हैं ये तीनों हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम है, जो हमारे पास यानी कि एनर्जी जो रेडिएट हो रही है। इसमें सिर्फ दो होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि हमारे पास सिर्फ जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है और जो बैंड स्पेक्ट्रा है, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर आते हैं। ठीक है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्प्शन नहीं होती। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बेटा? रेट क्लियर? यस सर। फिर इसको हम बाद में दोबारा देखेंगे। अब क्या हुआ कि हमारे पास इसके अंदर जब डिस्क्रीट लाइंस आई, इसको मैं यहाँ पे, जब ये डिस्क्रीट लाइंस आ रही है ना, तो सबसे पहला हमारे पास, चूंकि हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टडी करने में पहले बताया था, ठीक है, तो बेटा एक सेकंड।
ओके, तो मैं अब कहता कि हमारे पास क्या होता है कि जब ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास ईच इमिशन जो होता है वो स्पेक्ट्रल लाइन जो है ना वो इमिट आउट करता है ना बेटा। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था वो था बाल्मर, जिसने इसको ऑब्जर्व किया। वो कैसे ऑब्जर्व किया, जैसे पता है हाइड्रोजन ने, उसमें कहता है कि सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ आगे गिर रहा है, सेकंड ऑर्बिट में आगे गिर रहा है। किसी भी हायर स्टेट से सेकंड ऑर्बिट में आगे गिरेगा तो कहता है उसको वहां पे बहुत विजिबल रीजन क्रिएट करता है बाल्मर सीरीज के अंदर। तो उसने कहा कि हमारे पास एक उसको जो जो भी हमारे कलर्स उसको नजर आ रहे हैं वो नजर आना शुरू हो गए। तो बाल्मर को चूंकि पहली चीज थी, चूंकि विजिबल रीजन था, इंसान देख सकता है, तो उसको वो लाइंस नजर आना शुरू हो गई। वो बड़ा इजीली जो है ना आपका प्रिडिक्ट हो गया था और डिटेक्ट हो गया था। तो जो पहला साइंटिस्ट था वो बाल्मर था, जिसने सीरीज को सारी की सारी सीरीज को क्या किया, ऑब्जर्व किया। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। तो ये हमारे पास इस तरह से सीरीज जनरेट होना शुरू हुई। तो फिर पहला था बाल्मर। फिर एक्चुअली में फिर लाइमन आया। लाइमन कहता है कि भाई अगर दूसरे में गिर सकता तो पहले में क्यों नहीं गिर सकता। फिर इस तरह से फिर पास्टन, ब्रैकेट एंड पी फंड आए, उन्होंने अपनी अपनी सीरीज जो है जनरेट की। उन्होंने कहा थर्ड ऑर्बिट में भी गिर सकता है इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में गिर सकता है, तो जिस ऑर्बिट में गिरेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्टेन वेवलेंथ इमिट आउट करेगा। ठीक है, तो उस वेवलेंथ को उसने कहा कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके मुताबिक हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा की एक सीरीज क्या हुई, जनरेट होगी। ये मैं बाद में जाके दोबारा, बल्कि इसको हम कहीं मैं डिलीट करूं, इसको हम बाद में दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब सीरीज को जब हमने पढ़ना है तो एक उसके अंदर हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर एक हमारे पास कांस्टेंट फैक्टर आता है, इसको कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, है ना। क्या आता है? रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग की क्या वैल्यू होती है बेटा? 1.0974 इंटू 10 की पावर 7 +7। वेरी गुड। और मीटर में, ठीक है, इनवर्स। मीटर इनवर्स किसके यूनिट है और कौन सी क्वांटिटीज के मीटर इनवर्स के यूनिट्स होते हैं? वेलोसिटी नो। नहीं नहीं बेटा, वेलोसिटी नहीं होती। मीटर इनवर्स और किस किस की क्वांटिटीज के होते हैं? एक आप कहते हैं वेव नंबर, बैंड नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर, वेव ठीक है। नंबर। और होता है पावर ऑफ डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस आपने पढ़े, P इक्वल टू 1/f, 1/, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसका होता है डायोप्टर, होता है इसका जो असल यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। और इसको हम लोग मीटर इनवर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि 1/f है ना, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, तो 1/f कहते हैं। दूसरा हम इसको कहते हैं, ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस भी कहते हैं। इज इट क्लियर बेटा? मैं एक थोड़ा टेबल बना लेता हूँ ताकि हमें काम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। चैप्टर 20 आज कंप्लीट हमने करना है, ठीक है। इसमें है तो थोड़े से आर्टिकल, मगर चूंकि इसमें पूछ लेता है वो। ओके, हमारे पास 5 तरह की सीरीज है। मैं इसको बल्कि स्प्लिट कर लेते हैं। हम लोग इसमें हम पढ़ेंगे पहले सीरीज की कौन सा, साइंटिस्ट की कौन सी सीरीज थी, और उसका रीजन क्या था,
उसका प्रिंसिपल नंबर क्या था जहां पे उसने एटम में आके गिरना है? कौन से ऑर्बिट से आगे गिरना है? लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम का रेशो। देखिए लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम है तो अंडरस्टूड है लैम्डा मैक्सिमम और मिनिमम को भी हो सकता है, ठीक है। ओके बेटा, मैं जरा कंप्लीट कर लूं उसको। चलिए बेटा, सबसे पहला साइंटिस्ट मैंने कहा, सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था? Balmer. बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट टू डिस्कवर, ये पहला साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवर किया। इसका नाम था बाल्मर। बाल्मर क्या कहता है कि वापस कहीं से भी एलिमेंट आए, एटम इलेक्ट्रॉन आए और सेकंड ऑर्बिट में आके गिर जाए, यानी कि उसका जो जो बेसिक है वो क्या है, प्रिंसिपल नंबर क्या है, 2 है, और कोई भी हायर ऑर्बिट होगा, है ना? यस सर। तो ग्रेटर देन 2 होगा, कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन क्या हो। इसको हम एन को कैसे डिफाइन करते हैं? पी से हायर नंबर, ठीक है। बाल्मर का रीजन क्या था? अभी हमने कहा उसका था विजिबल रीजन, है ना। बाल्मर का कौन सा रीजन था? विजिबल रीजन, जो नजर आ गया था। और सिमिलरली फिर लैम्डा मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम आया, वो भी हम कैलकुलेट करना देखते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर शुरू हो गई सीरीज, शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद और साइंटिस्ट भी आना शुरू हो गए जिन्होंने रोल प्ले किया। अब बाल्मर ने कहा कि सेकंड ऑर्डर में आगे कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एटम के अंदर देखा जाए, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स हैं वो कितने होते हैं मैक्सिमम? 1। नहीं नहीं नहीं, ऑर्बिट्स, जो मैंने अभी सर्कल नहीं बनाए थे मैंने, आपके पास कितने ऑर्बिट्स होते हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो कहीं से भी इन्फिनिटी से भी आके गिर सकता है। तो हमारे पास उसके बाद फिर लाइमन आया, अगला साइंटिस्ट। लाइमन कहता है कि हमारे पास अगर सेकंड में गिर सकता तो पहले में क्यों नहीं गिर सकता? मगर पहले की जो एनर्जी ट्रांजिशन होती है ना बहुत ज्यादा होती है, पहले का जो एनर्जी डिफरेंस गैप होता है बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे हाई एनर्जी निकलती है। और वो कौन सी होती है? यूवी रीजन। हाँ, उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। क्या नाम देते हैं? अल्ट्रा वायलेट का नाम देते हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया। इसका प्रिंसिपल नंबर क्या है? 1 है। इसके पास जो होगा, इसका जो एन होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा, राइट। बाल्मर के बाद फिर सीरीज चल पड़ी, फिर और साइंटिस्ट आगे हिस्सा लेने के लिए। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया इसके अंदर हिस्सा लेने के लिए वो कौन था? पास्चन था। पास्चन ने कहा कि हमारे पास अगर ये दो हिस्सा ले रहे हैं तो हम, मैं भी क्यों नहीं ले रहा? तो मगर उसका जो रीजन था वो कौन सा था? इंफ्रारेड रीजन था। और वो कहता है कौन से ऑर्बिट में आगे गिरेगा? थर्ड ऑर्बिट में आगे गिरेगा, ठीक है। और किसी भी हायर ऑर्बिट से, कोई भी थर्ड ऑर्बिट से जो हायर ऑर्बिट होगा वहां से आगे गिर जाए, ग्रेटर देन थर्ड ऑर्बिट होना चाहिए। पास्चन के बाद कौन आया? ब्रैकेट आया। पास्चन के बाद कौन आया?
ब्रैकेट आ गया, ठीक है। ब्रैकेट का कौन सा रीजन था? Infrared. Infrared. बिल्कुल ठीक है, इसका इंफ्रारेड रीजन था। ये क्या कहता है, ये कहां से आया? फोर्थ ऑर्बिट से, है ना। Fourth. और इसका एन क्या होगा? 4 से बड़ा होगा, यानी कि कोई भी फोर्थ ऑर्बिट से बड़ा ऑर्बिट हो जाए। और लास्ट कौन था? वो था P fund. और पी फंड का भी इत्तेफाक से रीजन कौन सा था? इंफ्रारेड रीजन था। मगर इसने कहा कि कौन सा ऑर्बिट है? फिफ्थ ऑर्बिट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे साइंटिस्ट कहते हैं बस कर दें, आप लोगों ने बहुत काम कर लिया, हमें समझ में आ गया कि इंफ्रारेड ही है, इससे ज्यादा क्या जाएगा। तो ये तो उसके आगे सीरीज आ गई, ये जनरेट होना शुरू हो गई। यहाँ तक देखें, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? ठीक है Yes, बेटा। sir. अब इसके अंदर लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला है? इसके लिए हम एक शॉर्टकट एंट्री के अंदर याद रखते हैं कि लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम, ताकि बच्चों को आसानी से याद हो सके कि लैम्डा मिनिमम निकालना है। तो लैम्डा मिनिमम, हालांकि हमारे पास असल में जो फॉर्मूला होता है, जो टोटल ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हमारे पास? 1/लैम्डा होता है। ये मैं ओरिजिनल फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, वो क्या होता है? 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच, 1/, जो बेस आपका एटम है, प्रिंसिपल नंबर, और दूसरा क्या है? 1/, कोई भी हायर ऑर्बिट नंबर वहां से आके गिरेगा। इज इट क्लियर? मगर फिर हमने इसके शॉर्टकट बनाना शुरू किया ताकि बच्चों को याद करने में आसानी हो, और ये सारा का सारा लैम्डा मिनिमम, सारा लैम्डा मैक्सिमम निकला है। तो लैम्डा मिनिमम का जो हम शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं p² आर एच, ठीक है। और लैम्डा मैक्सिमम का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, लैम्डा मैक्सिमम का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं NP का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस p। जिस तरह से आप वो करते हैं ना, उसमें रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं पहला सर्किट में, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई आता है, नीचे प्रोडक्ट, ऊपर प्रोडक्ट होता है, नीचे सम होता है, इनटू आर एच। और एक जनरल वेवलेंथ का फॉर्मूला, जनरल वेवलेंथ का फॉर्मूला एक जनरल लैम्डा का फॉर्मूला होता है कि आप कोई भी वेवलेंथ अगर आपने निकालनी हो, कोई भी एनी वेवलेंथ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लैम्डा NP का होल स्क्वायर। इसमें ये नहीं मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, एक जनरल फॉर्मूला है कि आपको कोई भी कहे 4 से सेकंड ऑर्बिट में आ जाए, 5th से 3rd ऑर्बिट में आ जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है NP का होल स्क्वायर, यही इसी तरह से रहता है, मगर नीचे आता है n² माइनस p² इनटू r। इज इट क्लियर? ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज है। अब लैम्डा मिनिमम कब होता है? लैम्डा मिनिमम हमें कब मिलता है? जब ऑब्जेक्ट कहां से आए? जब ऑब्जेक्ट कहां से आए? इन्फिनिटी से आए, तो हमारे पास लैम्डा मिनिमम जनरेट होगा। क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने देखते हैं कि जब सेकंड ऑर्बिट से मतलब सेकंड से फर्स्ट में आए या थर्ड से फर्स्ट में आए, इतनी एनर्जी रेडिएट नहीं होती। मैक्सिमम एनर्जी कब रेडिएट होगी? जब ऑर्बिट जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो अपने इन्फिनिट ऑर्बिट से नीचे आएगा, तो जो एनर्जी डिफरेंस है सबसे ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी। और मैक्सिमम एनर्जी किससे एसोसिएट होगी? मिनिमम वेवलेंथ से, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं E इज इक्वल टू व्हाट? E इज इक्वल टू hc/लैम्डा होता है। ये बात फॉलो कर रहे हैं? जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतना एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। जी बेटा, मेरी बात आ रही? सर जो Yes, लैम्डा sir. दूसरा वाला फॉर्मूला है वो किस लिए है? एक लैम्डा मिनिमम का, एक लैम्डा मैक्सिमम का। लैम्डा मिनिमम वही बता रहा हूं, अभी वही एक्सप्लेन कर रहा हूं फर्दर। लैम्डा मिनिमम कहां से कहां तक है? कि इंफिनिटी से किसी जो आपका जो डिजायर्ड ऑर्बिट है वहां पे आए। लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है? कि जो नेबर आपका ऑर्बिट होता है। अब अगर लाइमन की बात की जाए, लाइमन का नेबर ऑर्बिट कौन सा है? 3. लाइमन का सेकंड ऑर्बिट है ना? 2 2 and है ना? 2. हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम यानी कि बिल्कुल एडजस्टेंट वाला, यानी कि जो आपका n होगा बेसिकली वो क्या होना चाहिए? p+1।
यानी कि प्रिंसिपल में ऐड एक 1 कर दें नंबर, या 2 में 1 ऐड कर दें, तो वो वाला उसका लैम्डा मैक्सिमम होगा। ये तो हो गया मिनिमम और मैक्सिमम की बात हो गई। इन्फिनिटी कहां से आएगा? इन्फिनिटी से आएगा तो मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी, और अगर बिल्कुल साथ वाले से गिर जाएगा तो एनर्जी कम होगी मगर वेवलेंथ ज्यादा होगी। और तीसरा फॉर्मूला लिखा है, ये है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या है कि जरूरी नहीं है कि इसमें इन्फिनिटी से 1 में आए या बिल्कुल नेबरिंग का क्रॉस हो। तो यहाँ पर क्या है सिचुएशन यहाँ पर कि आपका रैंडम है कि आपका 4 से सेकंड ऑर्बिट में आ जाए, 10 से फोर्थ में आ जाए, कोई भी ऑर्बिट में आए, तो आपका हायर ऑर्बिट एन रिप्रेजेंट करेगा और कोई लोअर ऑर्बिट पी करेगा। ठीक है, जी बेटा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? Yes, जी sir. यस सर। चलो अब बताएं इसका जो लैम्डा इन्फिनिटी है वो क्या होगा। लैम्डा मिनिमम जो है एन इन्फिनिटी से पहला ऑर्बिट गिरेगा, तो बताएं इसका क्या फॉर्मूला बनना चाहिए। P1 है ना लाइमन का P1 है, ये P स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/RH आ जाएगा। वेरी गुड, कितना आसान हो गया। अब सेकंड ऑर्बिटल इसका क्या हो जाएगा? 4/RH. 4/RH हो जाएगा। वेरी गुड। बेटा ये किसी बच्चे की आवाज है, डिस्टॉर्ट होके आ रही है। अच्छा ये मुझे डिस्टॉर्ट हो गया, ये बाकियों को भी डिस्टॉर्ट होके आ रही है। It is sort of yeah. रोल नंबर 35 आप अपना नेट का कनेक्शन देखें, आपकी बात बहुत कुछ समझ नहीं आया, बस बहुत डिस्टॉर्शन थी। अच्छा थर्ड ऑर्बिट में आएगा तो 9/RH हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और फिर 4 का स्क्वायर 16/RH। ये फॉर्मूले सीधा पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। इधर इधर क्या आएगा? इंफ्रारेड का 25/RH आ जाएगा। चले लैम्डा मैक्सिमम बताएं। 4/3RH. देखें n इंटू पी, यानी कि n जो है मैं यहां पे कर रहा हूं, n जो है 2 होगा, p 1 होगा, और 2 + 1 इसका तो ऊपर स्क्वायर है, ये प्लस में है, इंटू r। ये लाइमन का निकाल लो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/3/RH। इज इट क्लियर? देखें सिमिलरली नेक्स्ट जो होगा, अब आपका एक 2 था, अगला 2 × 3 हो जाएगा, है ना बेटा। तो 2 × 3 = 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 हो जाएगा, और 2 + 3 5RH, और फिर 3 4 12 और 144। देखिए मेरी बात गेट कर रहे हैं सारे बच्चे? नीचे आ जाएगा Yes, sir. 4 + 3 7RH आ जाएगा। सिमिलरली अगला नंबर जो होगा इसका 4 × 5 20, 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 डिवाइड बाय 4 + 5 9RH हो जाएगा। और लास्ट टर्म है हमारे पास, ये आ जाएगा 5 × 6, 30 का स्क्वायर होएगा 900 हो जाएगा, और हो जाएगा 11RH हो जाएगा। देखिए बेटा क्लियर है ये? ओके, अब देखिए लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो आप सिंपल से क्या काम करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे।
या मैक्सिमम ओवर मिनिमम कर लें या मिनिमम ओवर मैक्सिमम कर लें ना, आप दोनों को रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो बताएं इसका क्या बनेगा आंसर? 4/3। 3/4। 3/4। चलिए एक और मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कि आपने सीधा मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालना है या मिनिमम और मैक्सिमम का। अगर मुझे मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है यही दो फॉर्मूलाज को डिवाइड कर देंगे अगर, तो यहाँ आ जाएगा n² माइनस p² डिवाइडेड बाय n²। देखिए अब अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर लें तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो वापस क्या आएगा इसका आंसर? मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पे जाहिर पता है लैम्डा आपके पास लाइमन है तो उसका n2 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 और 1 माइनस 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना बेटा? और यहाँ पे Yes, 3/4 यही आएगा ना। अब भले आप इस जो फॉर्म इनको आपस में भले डिवाइड कर लें या आप डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला लगा लें तब भी यही आ जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? yes, sir. अगला क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा 4, अब 2 पे ना 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 5. 5 हो जाएगा। और इसका जो n है वो n क्या है इसका? कोई भी हायर ऑर्बिट नंबर जो उसका होगा कितना होगा? 3 होगा। और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। और सिमिलरली फिर सारे के सारे इसी तरह से आप निकाल लेंगे। बस आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ कर रहा है मिनिमम ओवर मैक्सिमम पूछ रहा है या मैक्सिमम ओवर मिनिमम पूछ रहा है। ये बाकी तीन आपके होमवर्क में, ये आपने बाद में इसको सॉल्व करना। ओके, अब आपको मैं क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं इसके रिलेटेड जो है। अब आपको जो क्वेश्चन आता है ना, जब क्वेश्चन आता है जरा ध्यान से देखना आपने। ये क्वेश्चन आता कैसा है? वो कहता है, वो कहेगा यूवी रीजन हो या लाइमन रीजन हो, या लेमन आप कहें लाइमन रीजन हो, कहेगा उसका लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम बताएं। कहेगा उसका लैम्डा मिनिमम ओवर लैम्डा मैक्सिमम बताएं। तो आपने ध्यान देना है कि आपको लाइमन कह रहा है या यूवी कह रहा है, दोनों का एक ही मकसद है। तो वो कितना हमने पढ़ा है? लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम 3/4 पढ़ा है, राइट? जब विजिबल रीजन कहेगा तब बाल्मर कहेगा, तो दोनों का अगर मिनिमम मैक्सिमम का कहेगा तो उसके लिहाज से उसका भी आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि आपने लैम्डा थ्री से 1 और 4 से 2 का रेशियो निकालें, क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? जी बेटा, तो लैम्डा 3 से 1 और 4 से 2 में, तो इनमें से तो ये तो ना मिनिमम मैक्सिमम का तो नहीं यूज हो सकता। फिर हम एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन।
ठीक है। फिर हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं λ31 मालूम कर लेते हैं। बेटा λ31 क्या होगा यहाँ पे? सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, एन पी का स्क्वायर है ना, एन यहाँ पे 3 है और पी क्या है 1 है, जो दिया होगा वही एन और वही पी है, इसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू आर। आपने डिवाइड करना है इसको किससे? 4 2 से। तो आप डिवाइड कर देंगे 4 2 से, यानी कि पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2-3 फॉर्मूले अगर आप भूल भी जाए, मैं फिर कह रहा हूं, आपका ओरिजिन सब इन फॉर्मूलों का यहां से निकला हुआ है। ये सारे के सारे फॉर्मूले यहां से ओरिजिनेटेड है। 4 इंटू 2 और 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू आर। तो पहली फुर्सत में से आर को तो आर खत्म करें ना, ये वाला। ओके, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 64 होता है, एंड डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए ठीक किया मैंने, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अभी मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, बाद में हम कटिंग करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 64। अब एक कटिंग कर लेते हैं इसकी, 4 2 दा एंड 4 3 दा, और 9 3 दा व्हाट? 27 बाय 64। ये फर्दर डिविजिबल है नहीं, तो ये यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको आर्टिकल क्लियर हो गया सारा का सारा? यूजिंग, यस सर। देखिए हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं सारा का सारा चैप्टर में ना। तो यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी which gas identified in sun? स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हमने कौन सी गैस सन में आइडेंटिफाई की थी? हाइड्रोजन। नहीं बेटा, हीलियम की हीलियम। थी। हाँ शाबाश, हीलियम। हीलियम की थी। यहाँ बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, हीलियम की थी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, एनर्जी फोटोन, क्योंकि एनर्जी इमिट हो रही है, फोटोन के लाएगा। नेक्स्ट, एनर्जी फोटोन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज क्रिएटेड विद। मैक्सिमम एनर्जी का जो फोटोन जो निकलता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो कौन सी सीरीज से एसोसिएटेड है और कौन सा रीजन? सीरीज कौन लेमन सी है और सीरीज। रीजन कौन सा है? बहुत अच्छे बेटा, एक्सीलेंट। सीरीज कौन सी बताइए आपने? कहा लाइमन सीरीज है, लेमन सीरीज कहते हैं वैसे इसको। और दूसरा रीजन क्या है? यूवी रीजन है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्ट्रा वायलेट या यूवी रीजन हम शॉर्टकट में कहेंगे। क्लियर बेटा? यस। ओके, अब आप जरा नोट करें, जो हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा, इसमें जरूरी तो नहीं है ना कि हमारे पास, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पांचवें से पहले में डायरेक्टली भी आ सकता है, स्टेप्स में भी आ सकता है। इसको कहा जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस कहा जाता है। अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिट से फर्स्ट और 5th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आगे गिर रहा है, तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन हो सकती हैं? कि सपोज ये बात करें ना आप, कि आपका यहां से यूं भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, और स्टेप में भी आ सकता है। तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन पॉसिबल है? मैं क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपको उसके लिहाज से आंसर कर सकें। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 to n is equals to 1।
कहाँ से कहाँ आ रहा है? 5 से 1 में। हाउ मैनी लाइंस इट इमिट, कितनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस को इमिट कर सकता है? जी बेटा क्या बताएंगे? 10 4 हाँ 10 कर सकता है, बहुत अच्छे। क्या फॉर्मूला लगाया आपने? n into n minus 1 divided by 2. चले अगर मैं बोलूं कि अगर n 5 से n ये 5 ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आके गिरेगा, तो फिर हम क्या ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? No sir. फिर क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए हम जो फॉर्मूला है हम इंटर बच्चों को पढ़ाते हैं, n इंटू n माइनस 1 एंड ये पूरी की पूरी टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है ग्राउंड स्टेट के लिए, कि आपका किसी भी हायर ऑर्बिट से कहां पे आ रहा हो, ग्राउंड स्टेट में आ रहा हो, ठीक है। मगर सवाल पैदा होता है कि जब हमारे पास किसी और ऑर्बिट में भी आके गिर जाए, मतलब 5 से 2 में आगे गिरे, तो कितनी पॉसिबल लाइंस इमिट आउट हो सकती हैं? तो उसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं n माइनस पी फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है? बेसिकली सपोज करें अगर मैं कहता हूँ 5 से 1 में आगे गिर रहा है, मैं इसको ही हल करता हूँ। इसका मतलब होता है कि ये मैथमेटिक्स में तो थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं 5 माइनस 1, सपोज कर लेते हैं कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है कि 4 से पहले जितने भी डिजिट हैं उन सबको ऐड कर दें। आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो हमारे पास ये एक ज्यादा मतलब ये ज्यादा एक थोड़ा सा वो फॉर्मूला अथेंटिक है। आप किसी भी ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में आगे गिराएं तो आप उसकी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इससे फाइंड कर सकते हैं, भले ही फर्स्ट ऑर्बिट में क्यों ना आगे गिरे। तो क्लियर बेटा? देखिए सर अगर ये सेकंड में आए ऑर्बिट में, सर तो अगर ये पी की जगह सेकंड 2 पुट ऑर्बिट कर पे देना। आकर 5 तो बेटा पी माइनस। की जगह 5 माइनस 2 करते हैं, 3 फैक्टोरियल आता है, जी ठीक है। सर, और फिर ठीक 3 है। प्लस 2 प्लस 1 6 आंसर आ जाता है। 6 ओके सर। वेरी गुड, ठीक हो गया बेटा? देखें जी बेटा। सेकंड वाला फॉर्मूला है, इसको हम ग्राउंड स्टेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये जो हाँ हमारा बेटा, क्वेश्चन है। अभी सेकंड वाला फॉर्मूला वहां पी की जगह मैंने 1 ही रखा है बेटा, ग्राउंड स्टेट के लिए रखा है। ओके सर। ठीक हो गया? यस सर। यहां तक देखें, यहां तो कोई कंफ्यूजन? सर ये पहले वाले का बता दें फार्मूला। पहले वाला फॉर्मूला बेटा n की जगह बस आपने 5 पुट करना है। देखिए अप्लाई करके देखिए। सर जैसे अगर 4 से 2 पे जंप कर रहा है तो 3 आएंगी ना हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस। 4 से कहां कर रहे हैं जंप पे? 2 पे कर रहा है। 4 से 2 पे कर रहा है? जी बेटा 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगा। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
अप्लाई कर लिया बेटा? Yes, sir. ओके बेटा। हमारा अगला आर्टिकल इलेक्ट्रॉन ये हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं बोहर्स हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल। चलिए बेटा, इसके पहले सबसे पहले 3 पॉस्टुलेट्स हम डिटेल में जाएंगे, हम मेजर मेजर काम करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। पॉस्टुलेट नंबर 1, पहला पॉस्टुलेट बोर का क्या कहता है? क्या कहता है पहला का? इलेक्ट्रॉन revolve in discrete orbits without radiating energy, है ना बेटा? और ये किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती थी कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा एक सर्टेन ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, तो एनर्जी को साथ साथ रेडिएट करता जाएगा और इवेंचुअली क्या होगा? न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, है ना बेटा? ये पढ़ा था हमने। पॉस्टुलेट नंबर 2 क्या कहता है? पहले तो बात है ये लॉ। पॉस्टुलेट नंबर 2 क्या होता है? दोस इलेक्ट्रॉन are allowed to revolve around nucleus whose angular momentum is integral multiple of h over 2 pi, है ना बेटा? Yes, sir. और ये सेकंड पोस्टुलेट हम किससे प्रूव करते हैं? कैन बी प्रूव्ड बाय Deep- डी ब्रोग। वेरी गुड, डी ब्रोगली। हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, ठीक है? और जो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m। और फिर आता है थर्ड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहलाता है? कहता है whenever electron jump from lower energy state to any higher energy states, it lower से हायर में जाएगा, it absorbs energy which is equal to the difference between the two energy levels। और जब हायर से लोअर में आएगा तब भी क्या करेगा? रेडिएट करेगा, और जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स होगा। मैं इसकी स्टेटमेंट तो इतनी नहीं लिख रहा, मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसी हायर स्टेट में,
जिसको आप कह लें n है, और ये p। अगर यहां से यहां तक आ रहा है, जो 4 का पॉस्टुलेट था, कहता है जो एनर्जी जो इमिट आउट होगी, एनर्जी जो इमिट आउट हो रही है वो किसके बराबर होगी? En माइनस EP। इन दोनों के एनर्जी लेवल डिफरेंस के बराबर उसकी एनर्जी होगी। देखिए बेटा, ठीक है। Yes, sir. एक क्वेश्चन देखते हैं। हम कहते हैं यहाँ की एनर्जी स्टेट है 2E, और यहाँ की है 4E बाय 3, और ये है इसकी ग्राउंड स्टेट जिसकी एनर्जी है E। वो कहता है कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर एनर्जी स्टेट 2E से E में आके गिरता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आगे गिरता है? 2E से E में आगे गिरता है, तो कहता है वो एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ इमिट होती है वो होती है लैम्डा होती है। कहता है सिमिलरली 4E से E में आगे गिरता है, तो कितनी वेवलेंथ इमिट आउट होगी, यानी कि पहली वेवलेंथ के कितने टाइम से वेवलेंथ होगी, ये सवाल है। सवाल समझ में आया बेटा? तो देखें डेल्टा ई एनर्जी का तो फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है आपने? पढ़ा हुआ एच सी और लैम्डा, ये पढ़ा ना आपने, Yes, है ना sir. बेटा? एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा आपने एच सी और लैम्डा। तो यहाँ पे Yes, sir. डेल्टा ई क्या है? यहाँ पे डेल्टा ई 2E माइनस ई है, और आ जाएगा एच सी ओवर लैम्डा, और ये ई आ गया एच सी ओवर लैम्डा। पहली क्वेश्चन बन गई। ये डेल्टा ई, एक तो इसका आ गया डिफरेंस, अब दूसरे वाले का भी सेम ऐसे ही निकाले, दूसरे वाले का भी सेम ऐसे ही निकाले डेल्टा ई, मगर यहाँ पे लैम्डा के साथ आप क्या लिख देंगे? लैम्डा डैश लिख देंगे। और डेल्टा ई कितना यहाँ पे 4E ओवर 3 माइनस ई, है ना बेटा? ऐसे ही लिखेंगे ना। Yes, sir. और इसका एलसीएम लेंगे, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ई बाय 3 आ जाएगा, यानी कि 3E और 4E इसमें से माइनस होगा तो ई बाय 3 आ जाएगा डायरेक्टली। देखिए बेटा, ठीक करा मैंने स्टेप ये। अब आपने क्या काम करना है, ये जो एनर्जी की जो वैल्यू है ये इस एनर्जी के अंदर पुट कर दे, ताकि आपके पास जो आंसर आए वो वेवलेंथ की फॉर्म में आ जाए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा एच सी ओवर 3 लैम्डा इंटू एच सी ओवर लैम्डा डैश। एच सी से एच सी कट जाएगा, तो लैम्डा डैश होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? 3 ऑफ लैम्डा के बराबर आ जाएगा। देखिए बेटा, फॉलो कर रहे हैं मुझे? Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन देखें। अब भले अच्छा मैंने इंटी टेस्ट में इसका सवाल देखे, इंटी टेस्ट में इसका सवाल देखे, अमूमन सवाल आते हैं ना इसके, वो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी लेवल यहाँ पे 4E है तो यहाँ पे 8E कर देगा, कुछ मतलब यहाँ पे ऊपर चेंज कर देगा वैल्यू, प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस आपका फंडामेंटल रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है ओके बेटा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? वो होगा NH ओवर 2 पाई होगा, और यहाँ पे n क्या होगा? खाली 1 हो जाएगा, तो H ओवर 2 पाई आ जाएगा।
और अगर आपको याद हो ये जो टर्म थी ये थी एच कट थी, क्या थी? एच कट, और इसकी वैल्यू थी 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, है ना बेटा? अगला क्वेश्चन देखें एक और। एंगुलर मोमेंटम between two consecutive ऑर्बिट्स, दो कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स के दरमियान का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? बेटा आपने एंगुलर मोमेंटम चेंज है, एंगुलर मोमेंटम निकाला ना, तो कोई भी दो h/2 और माइनस h/2 बेटा एनी टू, कोई भी टू, सपोज कर ले मैं 7 8 रख लेता हूं, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, तो याद रखें वो हमेशा क्या आएगा? वो हमेशा h/2 ही आएगा। उनका जो डिफरेंस होगा जो फिर से किसके बराबर हो जाएगा? एच कट के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा? सर एज के बराबर कैसे आएगा? h/2 को एच कट कहते हैं ना बेटा, वो ऊपर भी बताया मैंने, h/2 को एच कट कहते हैं ना, और इसको आप एलसीएम लेंगे 8h माइनस 7h एच आ जाएगा ना। ठीक है बेटा? जी सर, जी सर। चलिए बेटा, जिस तरह से मैंने आपको वेवलेंथ के रेशियो किए थे ना निकालने के लिए, ये फॉर्मूला सेम एंगुलर मोमेंटम के भी ऐसे कह सकता है कि इसकी आप ट्रांजिशन लें, उसका डिफरेंस लें, उसका रेशियो ले लें, तो इसके भी सेम इस तरह से फॉर्मूले पूछ सकता है। एक एहतियातन जिसमें आपका एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, जिसमें एन आता है ना, जिसमें एन आता है, यानी कि रेडियस के फॉर्मूले में एन आता है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, रेडियस क्वांटाइज्ड है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो फैक्टर आपके क्वांटाइजेशन में चले आते हैं उनकी रेशियोज आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? इज इट क्लियर? चलिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं अगला आर्टिकल हमारा। सर रेडियस वगैरह के हैं शॉर्टकट फॉर्मूलाज या उनको उसी से करेंगे जो उनके ऑलरेडी बुक में गिवन है? बुक में मैं करवाने लगा अभी, देखते हैं। उसके मतलब उस तरह शॉर्टकट नहीं है, बस आपने वैल्यू याद रखनी है। क्वांटाइज्ड, जो अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या है? क्वांटाइज्ड रेडियस। तो क्वांटाइज्ड रेडियस क्या फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने? R is equals to n square a naught. नहीं, मुझे कंप्लीट फॉर्मूला आपके पास, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, वेरीफाई कर लीजिएगा साथ में जरा, 4 पाई स्क्वायर के, जो कूलेंस कांस्टेंट है एम ई स्क्वायर, यही है ना बेटा? देखिएगा जरा। Yes sir. ओके, अब जो क्वांटाइज रेडियस इसमें जो ये जो पूरा फैक्टर आ रहा है, दिस वन,
ये किसके बराबर है, ये आपके पास आर नॉट होता है, और आर नॉट इसको मैं लिख देता हूँ आर नॉट या R1 लिख देते हैं आप। ये किसके बराबर है, R1 किसके बराबर था, 0.053 नैनोमीटर, है ना बेटा। और इसको दूसरे लफ्जों में मिल सकते हैं n स्क्वायर। अगर मैं इसको 0.53 कर दूं तो फिर मैं इसको एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में लिख सकता हूं। देखिए बेटा, ठीक है। तो हमारे पास Rn का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है, हमारे पास Rn का फॉर्मूला बन गया n स्क्वायर R1। अगर ऑर्बिट 1 है तो R1 होगा, सेकंड ऑर्बिट होगा तो 2 का स्क्वायर 4R1 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9R1 हो जाएगा, एंड सो ऑन, और ये आपको चेंज चलती चली जाएगी। अब 4R1 है, यानी कि अगर उसको पूछे क्वांटाइज रेडियस सेकंड ऑर्बिट का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.53 करेंगे तो 2.1 आ जाएगा आंसर ना, 2.1 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा आपके पास। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये क्वेश्चन जो आता है कि जब आपका ऑर्डर इंक्रीज हो रहा होता है, क्या हो रहा है, ऑर्डर इंक्रीज हो रहा होता है, तो हमारे पास जो होता है आर क्या हो रहा था, वो भी इंक्रीज हो रहा होता है, और साथ में डेल्टा आर वाली टर्म है वो क्या हो रही होती है, वो भी इंक्रीज हो रही है। डेल्टा आर क्या है बेसिकली, देखें आर जो रेडियस है, रेडियस को मल्टीप्लाई को बढ़ाएगा, डेल्टा आर क्या होता है, देखें इन दो के दरमियान का डिफरेंस, ये डेल्टा आर कहलाएगा। देखें पहले 3 था फिर 5 हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डेल्टा आर के लिहाज से याद रखिए, ठीक है बेटा। मेरे क्लियर। फिर हम बात करते हैं क्वांटाइज एनर्जी की। अभी मैं इसका सवाल करूंगा, आपको आइडिया होगा सवाल किस तरह के आते हैं। क्वांटाइज एनर्जी, क्वांटाइज एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने, उसका भी जरा फॉर्मूला जरा कंफर्म कर देगा मुझे। E इज इक्वल टू, ये 2 पाई स्क्वायर था, -2 पाई स्क्वायर। -2 पाई स्क्वायर आता है, देखिए टू पाई स्क्वायर के स्क्वायर M e4, 2 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर M4, ओके बेटा। ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब इसके अंदर जो ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट फैक्टर है, ये हमारे पास आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, है ना बेटा। और ये आता है, फिर हम एनर्जी लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट की होती है -E0 कह लें, या उसको कह लें -E0/1। फिर आता है माइनस सेकेंड ऑर्बिट की आएगी -E0/4, फिर आएगा -E0/9 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कहता है कि जब आपका ऑर्बिट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ रहा है, तो बताएं कि एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही। बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, ये लेस नेगेटिव होती जा रही है, ये लेस नेगेटिव होती जा रही है। व्हाट अबाउट जो दूसरा पॉइंट है, इसका डेल्टा ई क्या होगा,
डेल्टा ई आपके पास कम होता जाएगा, जो एनर्जी डिफरेंस है ना, जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाते हैं जो डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स है वो कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी लेवल डिफरेंस होता है वो पहले ऑर्बिट के अंदर ही होता है, जो आपका फर्स्ट और सेकंड के दरमियान होता है। ये बेटा आपकी बेटी पूछ रही थी कोई क्वेश्चन? जी बेटा। आगे चले, ये बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए बेटा अब एनर्जी बताएं, एनर्जी पहले बताएं पहले ऑर्बिट की क्या होती है? 13.6। ये मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, आपने सारी याद रखनी है, ठीक है? एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की कितनी होती है? -3.4। बिल्कुल ठीक है, -3.4 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये कुछ ऑर्बिट्स हैं जिनकी बहुत जरूरी है याद रखना। इसकी कितनी होती है? -1.51 होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो होती है फोर्थ ऑर्बिट की होती है -0.85। एनर्जी आती है फिफ्थ ऑर्बिट की आती है -0.54। एनर्जी आती है सिक्स्थ ऑर्बिट की -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी आती है सेवंथ, अच्छा सेवंथ ऑर्बिट वाले में ना होता है पता है क्या है, ये जीरो, बास लोग लिखते हैं 0.7 भी लिखते हैं, बास लोग इसको 0.28 भी लिखते हैं, मगर ये वापस सफिशिएंट है, इतनी याद होंगी तो वहां काम चल जाएगा। देखिए बेटा ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसका क्वांटाइजेशन स्पीड, जो हमारा स्पीड का पढ़ा आपने। स्पीड जब आप पढ़ते हैं तो उसका जो फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला सीधा याद रखना है, वी एन। इसकी जो वैल्यू आती है वो 2.2 होती है, 10⁶ डिवाइड बाय एन मीटर पर सेकंड, ठीक है? ठीक हो गया बेटा? अब यहाँ पे याद रखिएगा वी एन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के। यहाँ पे जैसे ही ऑर्बिट बढ़ता जाता है तो हायर ऑर्बिट में जाते हुए जो स्पीड होती है वो क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बेटा क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं फादर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, उनकी एनर्जी एक तरह से कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, आप उल्टा उल्टा पिक कर गया। देखें उनका ग्राउंड स्टेट से वहां तक की मैं आपको ये ना, ये जो एनर्जी है ना, ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन या इमिशन की एनर्जी है। मैं भी आपको डायग्राम बना के थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, तो वहां से आप अच्छा क्लियर हो जाएगा। पहले मैं एक वो करवा के वाइंड अप कर दें, अब क्वेश्चन लेते हैं। चले मैं इसके लिए क्वेश्चन से पहले ही आपको ना डायग्राम बनाता हूँ, कहाँ गया कर सकते। चलिए बेटा एक जनरल हम यहाँ पे डायग्राम ऑब्जर्व कर लेते हैं।
चलिए बेटा, ये मैंने 5 ऑर्बिट बना दिए। अब जरा आप गौर करते जाए, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पे आप कहेंगे n = 1 है। ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, और ये है फिफ्थ ऑर्बिट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे हमारे पास ये जो पहला ऑर्बिट है, ये याद रखिएगा ये यूवी रीजन होता है, ये सारा लिख रहा हूं मैं, ये पहला ऑर्बिट है यूवी रीजन। दूसरा ऑर्बिट है हमारे पास पी आर। अब बकाया तीनों जो है वो क्या है हमारे पास, आई आर, आई आर, आई आर। इनकी जो एनर्जीज होती है यहाँ पे -13.6, -3.4, -1.51। ये आपको ना इस चीज से बड़ा क्लियर हो जाएगा, -0.85, और लास्ट वाले की है -0.4। अब वो आपसे जो क्वेश्चन करता है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है, तो एनर्जी लेवल डिफरेंस कितना होगा? जी बेटा, वो आपसे अक्सर क्वेश्चन करता है कि आपका सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया। अच्छा, एक और काम करिएगा, जो आपकी ग्राफ आपकी किताब में 3 न्यूमेरिकल दिए हैं 1/λ की फॉर्म में, वो आपने तीनों न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से देख लेने। ठीक है बेटा? ओके सर। उनकी वैल्यूज भी मैंने देखनी होती है। अब आपके पास यहाँ पे ना वो कहता है कि अब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए या फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में गए, तो वो जो एनर्जी जो है ना, वो इनका डिफरेंस ऑफ द टू, ये डिफरेंस है इनका एनर्जी। अब मैं कहता हूँ कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में मौजूद है, तो इस ऑर्बिट का मतलब ये है कि इस ऑर्बिट के इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है खोने के लिए, वो बहुत ज्यादा ह्यूज एनर्जी लॉस करके नीचे आ सकता है। तो वो जो एनर्जी है वो इससे एसोसिएट करते हैं। मेरी बात समझ रही है आपको कि हायर ऑर्बिट में जाते जाते तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी कि ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन जब वो एनर्जी इमिट आउट करेगा, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक हो गया? मेरी बात फॉलो किया आपने? तो उसका जो फोटोन इमिट आउट होगा वो हायर एनर्जी का फोटोन होगा। इज इट क्लियर? और सर उतनी ज्यादा करेगा ना? हाँ जी, हाई टू लोअर सर, अब देखते हैं। हाई टू लोअर हाँ, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। ज्यादा हाई से नीचे आएगा तो ज्यादा एनर्जी इमिट आउट होगी। मैं आपको अभी बताने लगा हूं। देखें, अगर आप सेकंड ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में अगर ट्रांजिशन का एनर्जी लेवल का डिफरेंस देखें कितना आ रहा है, 10.2 आ रहा है। और फिर अगला वाला देखें 3.4 का और 1.51 का देखें कितना आ रहा है। ये मेरे पास आ रहा है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा होता है। उसके अगला एनर्जी लेवल डिफरेंस देखें 1.51 का और 0.85, इसका एनर्जी लेवल आ गया 0.66 आ जाएगा। और उसका जो नेक्स्ट है 0.85 का, 0.54 का जो एनर्जी लेवल डिफरेंस होगा वो 0.31 होगा। अब आप देखें, पहले तो आप हायर ऑर्बिट में जाते जाएंगे तो डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स कम होता जा रहा है, मगर अगर आप गौर करें कि अगर तो मैंने पहले जो एनर्जी लेवल डिफरेंस देखा और सिमिलरली ये 5वें का मैं पहले से एनर्जी लेवल डिफरेंस देखूं, किससे देख रहा हूं, 5वें से पहले का एनर्जी लेवल डिफरेंस, तो यानी कि मुझे 13.6 को माइनस करना पड़ेगा 0.54 से, है ना? ऐसे ही है ना बेटा? 13.6 से माइनस करना पड़ेगा मुझे 0.54, तो कितना एनर्जी निकल रही है? 13.06 के करीब आपके पास एनर्जी निकलेगी। ये बात फॉलो कर रहे हैं?
यानी कि जितना हायर ऑर्बिट से नीचे ट्रांजिशन करेंगे तो एनर्जी लेवल डिफरेंस बढ़ गया, ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर हाई ऑर्बिट में जाएंगे तो फिर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। क्या कह रहे हैं आप? सर हाई टू लो ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। हाँ, हायर से लोअर में आता जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस नजर आ रहा है। देखें बेटा, आप हाई से लो में आ रहे हैं, यहाँ पर आप गौर करेंगे हाई से लो में आ रहे हैं, एनर्जी लेवल डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके ठीक है, सर। शाबाश। चलिए बेटा, इसको हमारे पास कितना टाइम रह गया? 20 मिनट्स हैं अप्रोक्सीमेटली। ओके, अब आपके पास, अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं। देखें, वो कहता है कि हमारे पास, सपोज करें जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, मैं इसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूं। देखें, कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन, ये मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा गौर करते रहिए सारे बच्चे। ये क्वेश्चन अगर आप गेट करेंगे तो आप सारे कर देंगे। इफ एन इलेक्ट्रॉन absorbs energy 13.06 electron volt, it goes to some excited state, वो किसी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इट्स, अब आपने उसका एंगुलर मोमेंटम बताना है, उसका रेडियस बताना है, उसका, उसकी एनर्जी बतानी है, उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, उस ऑर्बिट के अंदर कौन सा रीजन, कौन सी सीरीज है, उस ऑर्बिट में कौन सा रीजन है, और फिर है एंड विच रीजन, विच सीरीज इट कैन नॉट इमिट, और कौन सी सीरीज वो इमिट नहीं कर सकता। एंगुलर मोमेंटम कह दिया, आर कह दिया, एक और टर्म कह देते हैं स्पीड, कहते हैं स्पीड भी क्या होगी उधर। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए अब वन बाय वन आंसर बताना शुरू करें। पहला आंसर बताएं क्या होगा। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी 13.06, इट गोज टू सम एक्साइटेड स्टेट्स, तो कौन सी स्टेट में गया होगा इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके? सर आयनाइज स्टेट में नहीं चला जाएगा? नहीं, मैंने 13.6 नहीं कहा, मैंने 13.06 कहा है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, तो एनर्जी होगी वो 13.6 एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट का होता है, उसमें से माइनस कर देंगे 13.06, तो कितना एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी आएगी? 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ना, है ना बेटा? यस सर। तो पहला काम कर दिया आपने, एनर्जी निकाल ली। जब एनर्जी निकाल ली तो बताइएगा इसका जो एन है वो कौन सा ऑर्बिट है? फिफ्थ ऑर्बिटल। फिफ्थ ऑर्बिट हो गया, वेरी गुड, फिफ्थ ऑर्बिट हो गया। नंबर 3, इस ऑर्बिट की बताएं स्पीड क्या होगी? पहले मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल लेता हूं। एन एच ओवर 2 पाई होता है ना, तो ये हो जाएगा 5h ओवर 2 पाई हो जाएगा, राइट? अब इसकी स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड क्या होगी? 4.4 इंटू 10⁻⁶। नहीं बेटा, आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 5।
ये है ना फॉर्मूला। तो अगर हम 2.2 को या 2 को अगर 5 से डिवाइड करें कितना आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली? 0.44। अच्छा आपने 0.44 ही कहा था बेटा? यस सर। बिल्कुल ठीक है। 0.44 0.44 कह लें इंटू 10 की पावर 6 कह लें, या आप कह लें कि स्पीड जो हो जाएगी 4.4, या कह लें 4.4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग सारे बच्चे? तो आपने जब भी कोई एनर्जी दी हो तो उसका आपने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस देखना है, तो आपको पता चल जाएगा वो कौन से ऑर्बिट की आपको एनर्जी मिल रही है। इज इट क्लियर? अब बताएं, ये चारों चीजें आ गई। अब सीरीज कौन से है? फिफ्थ ऑर्बिट में कौन सी सीरीज होती है? फार इंफ्रारेड। सीरीज वो तो रीजन होगा ना, है ना बेटा? तो जो रीजन होगा वो आपके पास क्या होगा? इंफ्रारेड रीजन होगा, है ना बेटा? एंड लास्ट क्वेश्चन इसका है, एंड विच सीरीज इट कैन नॉट इमिट? लाइमन सीरीज। नहीं बेटा, अब देखें एक ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है, वो फिफ्थ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में भी जा सकता है, थर्ड में भी जा सकता है, सेकंड में भी जा सकता है, फर्स्ट में भी जा सकता है। यानी कि इसका मतलब है इट कैन इमिट इलेक्ट्रॉन एंड गो टू, कहां जा सकता है? कहां जा सकता है? लेमन में, पाल्मर में जा सकता है, फास्टर में जा सकता है, और कहां जा सकता है? ब्रैकेट में जा सकता है, बट कैन नॉट गो टू। और कहां नहीं जा सकता? पी फंड रीजन इमिट लाइट नहीं कर सकता है, पी फंड की, क्योंकि खुद पी फंड में है ना। और अगर सपोज करें यही क्वेश्चन अगर आंसर इसका ब्रैकेट में आ रहा होता सपोज, तो वो एक तो ब्रैकेट वाली सीरीज इमिट नहीं कर सकता था, उससे ऊपर जितनी सीरीज होती वो इमिट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने डी एक्साइट होकर नीचे आना था, तो उस एनर्जी लेवल एनर्जी इमिट कर रहा है डी एक्साइटेशन के दौरान। तो वो ऊपर तो एब्जॉर्प्शन में जाएगा ना, तो डी एक्साइटेशन में उसको नीचे आना था, तो नीचे आ नहीं सकता। ब्रैकेट अब पी फंड में है, तो पी फंड में होकर तो पी फंड की तो एनर्जी थोड़ी इमिट करेगा। जैसे ही अगर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, तो क्या बताएं उसके बाद, क्या ग्राउंड स्टेट यानी कि लाइमन सीरीज में, क्या वो फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता। बहुत अच्छे, मेरी बात फॉलो की आप लोगों ने। इसका आखिरी पॉइंट रह गया था रेडियस कंपोनेंट, तो उसका रेडियस क्या होगा? रेडियस हमने निकाले नहीं, तो रेडियस क्या होगा इसका? आर होगा इसका, कोई मुश्किल चीज नहीं। आर 5 हो जाएगा, 5 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो कितना बन जाएगा? तकरीबन 2.5 बन जाएगा ना, 2.51 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। तो आपने उसको फिफ्थ ऑर्बिट से उसको मल्टीप्लाई कर देना। यहां तक देखिए, यहां तक ये एक क्वेश्चन जो है तकरीबन सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है ना बेटा? अब आपको आइडिया होगा कि एब्जॉर्ब कहां जा रहा है। अब डी एक्साइटेशन वाला तो समझ में आता है, वो कहता है कि भाई बताएं थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, कहां से आ रहा है? थर्ड से सेकंड में। तो ये थर्ड का और सेकंड से ट्रांजिशन, इन दो का एनर्जी लेवल डिफरेंस ले लेना है। वो कहेगा फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, तो इन दो का एनर्जी लेवल डिफरेंस ले लेंगे। इज इट क्लियर? सर जी बेटा। रेडियस के लिए n स्क्वायर नहीं होगा? मैंने एम स्क्वायर नहीं किया, माय मिस्टेक। ये 25 हो जाएगा, और 25 कैसे करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, वेरी गुड। मैंने खाली वो बी वाला रखे कर दिया। चले ठीक हो गया बेटा। अब और देखें कोई और कोई क्वेश्चन इसमें। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां तक क्लियर है? इसके सवाल देखें, मैंने एक चार्ट आपको बनाया इसीलिए ही है। मैं आपको एक इसके अंदर 2-3 बातें और बता दूं। ये चार्ट बनाने का मकसद क्या है कि सपोज कहता है आपका, और वो आपका जो है ना फर्स्ट से थर्ड में चले जाता है, तो कौन सा रीजन होगा?
आप कहेंगे IR रीजन होगा, कौन सी एनर्जी स्टेट होगी, कौन सा एनर्जी लेवल होगा। तो सारा इसी अगर आपको चार्ट अगर आपको याद है तो इसी चार्ट से ट्रांजिशन करके आप सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसको कल देख भी लेंगे छात्र, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं काइनेटिक सर एनर्जी एंड रेडियस का पोटेंशियल। बता दे दोबारा, अगेन बता। हाँ बेटा, रेडियस का बेटा ये फॉर्मूला था ना, मैंने n स्क्वायर नहीं किया था ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0.53, और इसका मतलब 0.53 का मतलब हाफ होता है, तो 25 का हाफ बेसिकली 12.5 ही बन रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सर अगर क्वेश्चन में वो डायरेक्टली नहीं कहते कि हमने इनको जो रेडियस है वो न्यूटन मीटर में देना है या उसमें एमस्ट्रॉन्ग के साथ करना है, तो फिर हम एमस्ट्रॉन्ग के साथ ही जाएंगे। नहीं नहीं, आपने एमसीक्यूज में देखना है कि वैल्यूज न्यूटन मीटर में है या एंगस्ट्रॉम में है, तो उसके मुताबिक जाएंगे आप। ऑप्शन किसमें है, ये तो मैंने एक जनरल करके बताया ना आपको, एक तरीका क्या बताया। अब एंगस्ट्रॉम में होगा तो 1.251 हो जाएगा, और न्यूटन मीटर में होगा तो 1.251 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यस सर। चलिए बेटा, इसका आखिरी हिस्सा वो करते हैं। वेरी गुड। चलिए बेटा, कहते हैं अब हमारे पास आखिरी हिस्सा है वो काइनेटिक एनर्जी उसका और पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने, वो पढ़ा है प्लस ke² ओवर 2rn, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, -ke² ओवर r, और ये n सब्सक्रिप्ट में, और फिर आ जाएगा टोटल एनर्जी क्या पढ़ी है आपने, माइनस के ई का स्क्वायर ओवर 2rn। ठीक हो गया बेटा। चलिए अब आपके इसके कुछ सवाल आते हैं, रेशो के सवाल आते हैं। कहता है बताइए, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, सपोज कहता है बताएं इसका रेशो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो निकालें। तो आपने क्या करना है, इनको आपस में डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा काम करेंगे, है ना बेटा। तो अब जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ke² कट जाएगा, rn से rn कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जी बेटा 1/2 प्लस या माइनस 1/2 बच जाएगा। ये तो आ गया, एक क्वेश्चन आपका हो गया। सिमिलरली वो आपसे कह सकता है कि पोटेंशियल, आपके पास टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दें। इनका किसी का भी किसी से कह सकता है कि आप रेशो ले लें। ठीक है, तो उसके मुताबिक जो है ke² rn से rn, माइनस से माइनस कटेगा तो ये 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा नोट करें, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफाइन करता हूँ, देखिए ग्राउंड स्टेट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और पोटेंशियल एनर्जी को ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, हाफ होता है, और मैं इसको ऊपर भेज दूं तो पोटेंशियल एनर्जी इन शॉर्ट दूसरे लफ्जों में काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी 13.6 है तो पोटेंशियल एनर्जी -27.2 होगी, मगर नेगेटिव के अंदर होगी। ये बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग। अब आते हैं इन जो आपके ऊपर जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, इनके रिलेटेड जरा 2-3 क्वेश्चन हैं, आइए उनको जरा देखते हैं।
अब मैं सारी चीजें एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, मैं साथ साथ बताते जाइएगा मुझे, मैं सब कुछ दोबारा से। देखें, आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी पता होती है क्या होती है? वो एनर्जी जो प्रोवाइड करे जिससे इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ दे। अब यहाँ पे यही जो ऑर्बिट बने हुए हैं, सपोज करते हैं मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो सेकंड ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? यानी कि आपने सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंकना है, तो सेकंड ऑर्बिट के इतनी एनर्जी देंगे 13.3.4, तो उठ के इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएगा ना, आयनाइज हो जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? Yes, sir. और अगर सेकंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन आगे गिर रहा है तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी इमिट कर सकता है? कहीं इन्फिनिटी से आगे सेकंड ऑर्बिट में गिरेगा तो 3.4 इमिट करेगा। और याद रखिएगा जो मैक्सिमम चेंज आता है ट्रांजिशन का, वो लाइमन और बाल्मर के दरमियान में आता है। सब पहले ऑर्बिट के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी गिर जाती है, बाकी तो पीछे बचती बहुत थोड़ी है। चले, अब अगर ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, एन बढ़ रहा है, तो बताएं काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही होगी ना, ये तो पॉजिटिव में ही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? इंक्रीज। लेस नेगेटिव हो रही है। टोटल एनर्जी क्या हो रही होगी? इंक्रीज, लेस नेगेटिव हो रही है। स्पीड का क्या बताया था? स्पीड क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। चेंज इन एनर्जी क्या होगा? डेल्टा ई क्या करेगा? कम होगा, है ना बेटा? आर क्या होगा? रेडियस क्या होगा? एन बढ़ने से इंक्रीज करेगा। डेल्टा आर क्या करेगा? वो भी इंक्रीज करेगा। एंगुलर मोमेंटम जल्दी बताएं, एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और सिमिलरली जो लीनियर मोमेंटम है, ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि P इक्वल्स टू व्हाट? P इक्वल्स टू mv। अगर v डिक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी डिक्रीज करेगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ये तो हिस्सा हुआ कंप्लीट आपका। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिहाज से मैंने 20 चैप्टर के नोट सेंड किए। हमारे पास ना सिलेबस में तो यहीं तक है, मगर चूंकि कुछ सवालात एक्सरेस के और लेजर के पूछ लेते हैं, तो मैंने वो नोट्स में मेंशन किए हैं, तो आपको मैंने नोट सेंड किए हैं, वो तो आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है? ये वैसे मैंने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सवालात मेंशन किए हैं यहाँ पर, मगर मैंने मेजॉरिटी पोर्शन आपको वहाँ पे काफी डिटेल में करवा दिए। चलिए बेटा, एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन सब का। एक्सरेस क्या होती हैं? बेटा एक्सरेस क्या होती है हमारे पास? जो यूवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रीजन से, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ना हमें जो मैक्सिमम जो रेंज मिलती है ना, वो अल्ट्रावायलेट तक मिलती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट से ऊपर हमें नहीं प्रोवाइड करता कुछ भी, ठीक है? या तो विजिबल रीजन देता है, या आईआर देता है, या आपका यूवी देता है। अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो आपको हैवी एलिमेंट यूज करना पड़ता है, जिसमें आपका मोलिब्डेनियम या आपका टंगस्टन आता है। तो एक्सरेस जो है ना, फिर वहां पे उनका चूंकि एनर्जी लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो वहां भी जब ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन होती है तो आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसको आप फिर एक्सरेस की रेंज में डिफाइन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने सब मेंशन किया हुआ। अब होता क्या है कि दो तरह का, एक तो ये है कि इलेक्ट्रॉन जाया एक्साइट होगा, हाई एनर्जी स्टेट में गया, और ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन हाई एनर्जी इमिट आउट होती है। एक तो ये प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। और दूसरा क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे चूंकि टंगस्टन या मोलिब्डेनियम में एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं, यहाँ पे ऑर्बिट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये शील्डिंग इफेक्ट बना लेते हैं कि जहां से बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनको रिपल्शन का सामना करना पड़ता है। तो वो सारा का सारा, अब क्या होता है कि जब रिपल्शन मिलती है तो इलेक्ट्रॉन डीसेलरेट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी लूज कर जाते हैं। तो उस सूरत में भी आपके पास एनर्जी रेडिएट होती है, एनर्जी मिलती है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है।
और जो करेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें पीक्स मिलती हैं, ठीक है। और जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम का हमें नाम कहते हैं ब्रमस्ट्रॉलंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है। यहां पर देखें, ये पहली बात है कि अगर कोई के शेल से इलेक्ट्रॉन उठ के गया है तो वहां से एल से के में आने के चांसेस ज्यादा है बजाय इसके कि एम से के में आए या एन से के में। मगर याद रखिएगा जो एल से के में आएगा उसका एनर्जी लेवल डिफरेंस ज्यादा है, एम से के में आएगा उसका एनर्जी लेवल डिफरेंस ज्यादा है बजाय इसके कि जो एल से के में आएगा। मगर एल से के वाले की प्रोबेबिलिटी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये इनवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसके सवाल आते हैं, ठीक है। ओके बेटा, इनको हम कहते हैं के सीरीज कहते हैं। ये मैंने इनकी एनर्जीज की और वेवलेंथ की बातें लिखी हुई यहाँ पे। ये इनका पीक ग्राफ है, ये इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ है। हमारे पास बेसिकली कंटिन्यूस कर्व होता है, ये पीक्स आ रही है के अल्फा के बीटा की। देखिए के अल्फा का मतलब है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ये हमें ज्यादा मिल रहा है। मगर इसकी वेवलेंथ देखा जाए यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्यादा है और इस पॉइंट पे वेवलेंथ कम मिनिमम की तरफ जा रहे हैं। आप वेवलेंथ मिनिमम की तरफ जा रहे हैं, लैम्डा मिनिमम की तरफ जा रहे हैं। और मिनिमम वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम एनर्जी। और जो के बीटा होगा यानी कि एम से जो एल में आया होगा, एम से जो के में आया होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी बजाय इसके जो एल से के में आया है। वो के अल्फा होगा जो एल से के में आ रहा है और जो एम से के में आ रहा है वो के बीटा होगा। तो बात फॉलो करें सारे बच्चे? बेटा कर देते हैं बेटा, ठीक है बेटा। जी सर। ओके, हमें जो कम से कम जो वेवलेंथ मिलती है एक्सरेज की वो 10 की पावर -12 नैनोमीटर की हमें मिलती है। और हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E = hc ओवर लैम्डा, और लैम्डा हो जाता है hc ओवर E। और E की जगह हम EV भी लिख सकते हैं। सपोज आपको कोई वोल्टेज की वैल्यू दें तो आप इस वैल्यू में पुट करके उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। सिर्फ ये बस इतना ही, ये हार्डनेस वगैरह नहीं पढ़ना, ये आप लोगों का नहीं है, ये मैंने जनरल लिखा था। हाँ, यूजेस पढ़ लीजिएगा एक्सरेज के। कैट स्कैनर पढ़ लीजिएगा कि आपका 1% तक डेंसिटी डिफरेंस भी ऑब्जर्व करता है। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके क्या है, कैंसर कॉज हो सकता है, कैंसर का ट्रीटमेंट भी यही करता है। और एबनॉर्मलिटीज। लेजर आखिरी आर्टिकल हमारा। लेजर क्या होता है? लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन कहलाता है। लेजर के दो शॉर्ट क्वेश्चन है। एक, विदाउट पॉपुलेशन हमें पता है कि लेजर एक्शन टेक प्लेस नहीं होता। ये 3 ग्राफ्स बने हुए हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अकेला बोर हो रहा है, ऊपर चल जाएगा, इसको हम इंड्यूस एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वही अकेला इलेक्ट्रॉन फिर से बोर हो रहा है, नीचे आएगा तो सेम एनर्जी का फोटोन इमिट करेगा, इसको स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। मगर क्या हो कि इलेक्ट्रॉन ऊपर है और एक और फोटोन आ रहा है, जब वो डी एक्साइट होगा तो दोनों इकट्ठे मूव करते हुए जाएंगे, इसको इंड्यूस या स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। मैंने अक्सर सवाल देखे हैं जिसके अंदर ये डायग्राम्स बनी आ जाती है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? तो आपने पहचाननी होती है कि डायग्राम किसकी है, इंड्यूस एब्जॉर्प्शन की है, स्पॉन्टेनियस इमिशन की है या स्टिमुलेटेड इमिशन की है। ये मेरे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन और नॉर्मल और पॉपुलेशन इन्वर्जन की मैंने वैल्यूज बनाई हुई कि ग्राउंड स्टेट में, नॉर्मल पॉपुलेशन में, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट के टाइम मेंशन किए हुए कि एक्साइटेड का -8 होता है, मेटास्टेबल का -3 होता है, ठीक है। हीलियम नियॉन लेजर के अंदर 85% हीलियम, 50% नियॉन। हीलियम ट्रांसफर करता है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्टेज डिस्चार्ज और उसको 0.51 मिलती है काइनेटिक एनर्जी टू नियॉन, जो स्टेट पहुंच जाता है 20.66 तक। कहां पहुंच जाता है? 20.666 तक। और जंप करता है 18.6। आपको बेसिकली असल में तो ये एनर्जी लेवल डिफरेंस है ना दोनों का, ये डिफरेंस है। इसके बिहाफ पे आपको 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी मिलती है जो रेड लेजर लाइट पैदा करती है। और इतनी एनर्जी होगी तो आपको जो वेवलेंथ आती है 632.8 नैनोमीटर आपको रिसीव होती है। ये एक हल्का सा ओवरव्यू था इसका एक्सरेज का और लेजर का, ठीक है। बड़ी बेसिक चीजें पढ़नी है, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना कि आप उसकी हार्डनेस वगैरह देख रहे हो। इज इट क्लियर बेटा? लीजिए बेटा, आज सिर्फ यहीं तक है। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।